बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे जो मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे हैं कि चूँकि 2022 का रिटर्न ओपन हो गया, अभी तो खैर ओवरव्यू के लिए ओपन हुआ है, अभी आप फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर हम इसको रेडी भी रखें, इसको रेडी करें, तो इंशाल्लाह आगे फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी से अगर आप उस पे वर्किंग करें, तो ये होगा कि फ्यूचर में अगर मतलब अभी से उस पे वर्किंग आहिस्ता-आहिस्ता करें, तो फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज़ आपके ज़हन में ना हो या कोई इस तरह के अलाउंसेस या डिडक्शन हो या कोई टैक्स एडजस्टेबल हो, जो आपको बाद में याद आए या आपके पास सर्टिफिकेट ना हो उसका, तो आप वो क्या कर सकते हैं, उसको जो है इसमें फिर एंटर कर सकते हैं। ये आपके पास टाइम है। कोशिश किया करें कि इसको सितंबर में या जुलाई के एंड में ना सॉरी अगस्त में इसको फाइनल करें। और आज हम सैलरी का रिटर्न करेंगे और बिल्कुल तफसील से देखेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सैलरी पर्सन है या जो कंसल्टेंट्स है, जो इसको सीखना चाहते हैं या इसमें वो कुछ गलतियां करते हैं, आज हम उसको तफसील से पढ़ेंगे और देखेंगे भी और इसको फाइल करेंगे। ठीक है, एक एज अ डेमो मैं आप लोगों को करके दूंगा। ये ऑलरेडी किसी बिजनेस का है, तो मैंने सोचा इसको मैं ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका तो आपको पता होगा कि ये रिटर्न कहाँ से ओपन होता है। एम्प्लॉयमेंट में जाके सबसे पहले तो IRS में जाते हैं, लॉगिन होते हैं, फिर रिटर्न 2022 सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी पे क्लिक किया। सैलरी में हमारे पास इस तरह की जो है ऑप्शंस आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी टैब्स हैं। जो अगर आपकी इनकम प्रॉपर्टी से आ रही है, बिजनेस है, कैपिटल एसेट्स है या अदर सोर्सेज है या फॉरेन सोर्सेज है, यानी ये 5-6 किस्म के हमारे पास सोर्सेज हैं जिससे हमें इनकम आती है। तो हम सैलरी के ऊपर बात करेंगे और सैलरी को यहाँ पे हम मतलब हर एक चीज़ को यहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी जो टैक्स है या जो डिडक्शन है या कौन सी जो इनकम है वो कहाँ पे हमने डालनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पे एंड वेजेस और अदर रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी, यानी इसमें आप वो सैलरी डाल सकते हैं, वो वेजेस डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सैलरी का करेंगे, आप बेशक डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या अदर रेम्युनरेशन आपको मिल रहे हैं, तो वो आप इसमें डालेंगे। और सिर्फ ये नहीं, उसने लिखा भी हुआ है कि इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी जो है वो मैं सपोज करता हूँ कि मेरी सैलरी 50,000 है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मंथ के यानी जो ज़्यादातर जो सुई गैस के वो है या वापडा के हैं या इस तरह के ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके एरियाज भी आते हैं और इसके अलावा उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो आज अगर हम उसको करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसमें सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो कवर हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल वापडा का एक एम्प्लॉई है, वो 50,000 उसकी सैलरी है, लेकिन वो क्या करता है कि कभी उसको जो है एरियाज मिल जाते हैं पिछले उसके, या फिर जून के एरियाज मिल जाते हैं या इस तरह मतलब किसी मंथ के एरिया मिल जाते हैं, तो वो बन जाते हैं सॉरी 5,50,000 पर मंथ है, तो ये 6 लाख पर मंथ सॉरी पर ईयर हमारी सैलरी हो गई। लेकिन उसमें इंक्लूडेड है 50,000 हमारी वो है क्या नाम है एरियर्स है, तो हम 6,50,000 इसको एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6,50,000 लिखेंगे। इसके बाद अलाउंसेस है, अगर कोई अलाउंसेस उसको मिले, यानी फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि लेट सेटिंग अलाउंस है या फिर कोई डिपार्टमेंटल अलाउंस मिल रहा है या फिर TAD अलाउंस मिल रहा है या जो भी है, मतलब आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है इंक्लूडिंग फ्लाइंग और सबमरीन अलाउंस जो है, यानी ये उन लोगों के लिए है जो एयरफोर्स में या नेवी में काम करते हैं, तो उसको अलाउंसेस मिलते हैं और इसमें सारे अलाउंसेस आ रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक नैब या FIA FBR में काम कर रहे हैं, तो उसको पर मंथ के हिसाब से या पर ईयर में उसको क्या हुआ है 2-3 बेसिक मिले, तो हम फॉर एग्जांपल बेसिक को 20,000 रखते हैं और 20,000 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, ये 40,000 हमारे पास इसकी अलाउंस हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखे। आगे जो एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट की है, एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट का मतलब ये है कि आपने कोई एक्सपेंडिचर की है, ठीक है, लेकिन उसको आपने रीइंबर्समेंट की है। अक्सर होता क्या है, हमारी जो मेडिकल है वो एक्सपेंडिचर होती है, तो वो हम क्या करते हैं उसको रीइंबर्स करते हैं और वो हमें मिल जाता है, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन एक बात जहन में याद रखें और स्टार्ट में याद रखें कि आप इतनी चीज़ें ना तो सैलरी में होती हैं और ना आप लोगों ने इतना इसमें जाना है। अगर आप जितना भी इस पे ज़्यादा वो करेंगे यानी फोकस करेंगे, ज़्यादा इसको छेड़ेंगे, तो ये इतना ही आपके लिए सरदर्द बनेगा। मैं जस्ट आप लोगों को एज इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेजेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ अलाउंसेस ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलाउंसेस नहीं ले रहे, वेजेस ले रहे हैं या सैलरी है उसकी
और कुछ लोग हैं जो उसके एक्सपेंडिचर होंगे। तो ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब वो मेडिकल या कोई भी एक्सपेंडिचर उनकी इनकर हो गई है और वो क्या कहते हैं रीइंबर्समेंट उसको आ जाती है। यानी फॉर एग्जांपल हम उसको क्या करते हैं कि 12,000 की उसको रीइंबर्समेंट मिल गई है, ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ प्रीरिक्विजिट्स है, इसको आप बिल्कुल छोड़ें, इसके साथ कोई वो नहीं है। प्रॉफिट इन लिव ऑफ और इन एडिशन टू पे वेजेस, इसको भी छोड़ें। इसमें वही है कि आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी या तो आप जॉब छोड़ते हैं या आपको कोई एडिशन में कोई पे मिल जाती है, यानी फॉर एग्जांपल कोई आपको एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, उसके आपको वो उसकी रेम्यूनरेशन वगैरह मिल जाती है, तो आप उसमें लिख सकते हैं इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स वगैरह, यानी जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन ये तकरीबन कोई 1000 या 500 में अगर एक आध बंदे के पास हो, उसको मिला हो, तो वो ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास 7,02,000 बन गई। अब इसके बाद हमने ये जो 5 टैब है इसको जोड़ना है, प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, कैपिटल एसेट्स का, अदर सोर्सेज हैं और फॉरेन सोर्सेज है, इसको हमने छोड़ना है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ है एग्रीकल्चर। अब इस तरह है कि आपके पास कोई एग्रीकल्चर मतलब लैंड है या आपके पास एग्रीकल्चर कोई ऐसे इस तरह की प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको इनकम आ रही है। यानी फॉर एग्जांपल वो तो आपको पता है कि 4 लाख या इससे ज़्यादा जो है वो 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद उस पर टैक्स है। कोई कहता है नहीं 6 लाख है, कोई 8 लाख का कह रहा है। लेकिन चलो हम सपोज करते हैं कि 4 लाख जो साल की हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी एग्जेम्प्टेड है। तो हम क्या करें, इसको 4 लाख को यहाँ पे लिखेंगे और 4 लाख को यहाँ पे भी लिखेंगे, अमाउंट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आप इसको यहाँ ना भी लिखें और यहाँ पे भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। आपका यहाँ पे अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 0 आना चाहिए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये 4 लाख हमें आ रहे हैं, लेकिन हम या इस तरह करने के 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहे हैं, 8 लाख हमारी इनकम है उसकी क्या नाम है एग्रीकल्चर की। तो 8 लाख तो टोटल इनकम है, लेकिन इसमें 4 लाख एग्जेम्प्टेड है, 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल टैक्स के ऊपर जो अमाउंट होगी, जो अमाउंट ऑफ नॉर्मल टैक्स की होगी वो 4 लाख आएगी। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपके पास आ जाएगी, ये देखिए 4 लाख आ रही। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम 7 लाख करते हैं तो ये हमारे पास 3 लाख आएगी। होपफुली कि ये जो एक्स्ट्रा एक नॉलेज है आप लोग के उसमें आया होगा। ठीक है, अब ये 3 लाख के ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। 3 लाख के ऊपर कैसे लगेगा, ये क्लब करेगा, ये 7 लाख के साथ क्लब करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको टैक्स चार्जेबल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 7 जमा 3 10 लाख के ऊपर हमारा टैक्स आएगा। ये देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास टोटल इनकम 10 लाख आ रहा है। 10 लाख क्यों आ रहा है, क्योंकि अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 7 लाख है, प्लस 3 लाख ये आ रहा है। 7 लाख एग्रीकल्चर था, टोटल हमारी इनकम थी, और इसमें से एग्जेम्प्टेड 4 लाख था, तो 3 लाख जो है हमारे पास उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए, और ये इसके ऊपर 10 लाख के ऊपर हमारा 50,000 टैक्स बन रहा है। अब हम फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, इसको 4 लाख ही करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद हम देखते हैं वहां पे कंप्यूटेशन में जाते हैं, कंप्यूटेशन में हमारे पास ये अब 7 लाख के ऊपर टैक्स आएगा। ये देखिए 5,01,100 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर। फॉरेन को हम छोड़े, ये जब हम कोई बिजनेस या फॉरेन का करेंगे तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता हर एक उसके ऊपर रिटर्न के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा जो अभी वो स्टार्टअप है मेरा इसी से ये है कि सैलरी के ऊपर बनाऊंगा, फिर प्रॉपर्टी, फिर इस तरह बिजनेस है, कैपिटल एसेट्स है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। लेकिन इसमें कुछ पोर्शन है, जिस तरह ये पोर्शन हो गया, इस तरह ये नीचे है। अब वेल्थ स्टेटमेंट का तो आपको पता है, वो तो अच्छा है, आप बिजनेस के लिए करें, आप प्रॉपर्टी के लिए करें, बिजनेस के लिए, किसी की भी उसके लिए वो जो हमारी पोर्शन है उसके लिए करें, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही होता है। इस तरह जो एडजस्टेबल टैक्स है और ये वाला पोर्शन है, ये भी इसी तरह ही है। हमारे जो टॉपिक है वो इसके साथ चेंज होते रहेंगे, यानी प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल एसेट के साथ। तो इसके बाद हम आएंगे चार्जेबल टैक्स के ऊपर, टैक्स चार्जेबल पेमेंट। अब डिडक्टेबल अलाउंस जो है इसको हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस इस तरह होते हैं जो हमसे डिडक्ट होती हैं, यानी किसी की सैलरी के ऊपर ज़कात आता है। यानी फॉर एग्जांपल जो आपने देखा होगा रमज़ान के में जो है हमारी सैलरी में से टैक्स काटे जाते हैं, वो डिफरेंट किस्म के अकाउंट है, जिस तरह जैसे कि उस पर करंट अकाउंट पे नहीं है, इस तरह अगर आप उसमें चले जाएं प्रॉफिट एंड लॉस में या इस तरह के उसमें, फिर उस पर डिडक्शन होती है। वर्कर वेलफेयर फंड जो है उसके ऊपर हमारी डिडक्शन होती है। यानी आई थिंक जब मैं था प्राइवेट जॉब कर रहा था उसमें
क्या नाम था उसका, वो जो ओल्ड बेनिफिट वो देते हैं इंस्टीट्यूशंस होती हैं यूबीआई के ऊपर, तो उस वक्त 280 रुपए वो डिडक्शन करते थे पर मंथ के हिसाब से। तो ये 12 साल के ऊपर फॉर एग्जांपल हम सपोज कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर हमारा बन रहा है यानी 1500 हम करते हैं, ठीक है। तो ये हम डिडक्शन वो लिख लेंगे। ज़कात भी फॉर एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं कि पूरे साल का हमारा कट जाता है 5000, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑन डेट जो है उसके ऊपर हमारी डिडक्शन होती है, तो वो आप खुद लिख लें। एजुकेशन एक्सपेंसेस जो है, एजुकेशन एक्सपेंसेस में ये कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल कर रहा है या इस तरह की कोई एजुकेशन कर रहा है जिसके ऊपर उसकी डिडक्शन होती है। लेकिन एक बात जहन में याद रखें कि आपके पास जो है मेडिकल डिडक्शन सर्टिफिकेट्स लाजमी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कल को अगर आपको कोई नोटिस आ जाए खुदा ना खास्ता, तो आपने उसका प्रूफ देना है कि टोटल आपकी कितनी साल की एजुकेशनल एक्सपेंसेस थी और इसमें कितने डिडक्शन हुए। और सिर्फ यही नहीं, आपकी प्रॉफिट के ऊपर भी हो सकता है, वेलफेयर जो वर्कर वेलफेयर है, यूबीआई या जो भी है उसके ऊपर डिडक्शन है, वो आपको पता होने चाहिए। वो तो खैर आपके सैलरी में भी वो जो डिडक्शन होती है तो आप उसको 12 के हिसाब से यानी पूरे साल के हिसाब से कर सकते हैं। ज़कात भी इसी तरह ही है। इसके बाद एजुकेशनल एक्सपेंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम ट्यूशन फी इज पेड, ये तकरीबन ना होने के बराबर है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद टैक्स चार्जेबल, टैक्स चार्जेबल हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें इनकम टैक्स ऑन वर्किंग कैपिटल, इसको आप बिल्कुल छोड़िए, नॉन शेड्यूल का है, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी छोड़ा। ये टैक्स रिडक्शन जो है ये सैलरी पर्सन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो सैलरी पर्सन है या टैक्स कंसल्टेंट है या कोई आम सा बंदा है जो सीखना चाहता है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये उसके लिए बहुत बेनिफिट है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको टैक्स क्या कहते हैं, एक किस्म का वो कंसेशन मिलता है, टैक्स कंसेशन। वो क्यों मिलता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें वो कहते हैं कि टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर एक्सेप्ट टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेसर हुज डिराइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिसेस। ये जो टीचर्स है या रिसर्चर है या डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर या वो मेडिकल प्रोफेशनल के जो प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा उन सबको ये टैक्स रिडक्शन या टैक्स रिबेट उसे देते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तकरीबन आपके उसके ऊपर 40% के हिसाब से देते हैं बेसिक के ऊपर। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह की अमाउंट लिखें, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो खुद ही वो इतनी अमाउंट कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है। ये नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह कैलकुलेट करें, दोबारा करें, तो वो खुद ही 1205 रुपए जो है, ये कितनी अमाउंट के ऊपर? ये 7 लाख अमाउंट के ऊपर वो दे रहे हैं, 7,02,000 अमाउंट के ऊपर, ठीक है। इस तरह अगर आपकी सैलरी कम या ज्यादा होती जाएगी तो ये भी उस हिसाब से मतलब कैलकुलेट करेगी, ठीक है। तो ये जहन में याद रखें कि ये चीज़ें जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी उसके लिए नहीं, ये पहले था इनके लिए, यानी टैक्स चार्ज बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर, फिर इस तरह कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। हमारा जो वो है वो सैलरी पर्सन की उससे रिलेटेड है, तो हम सैलरी पर्सन के लिए हैं, उसके लिए ये हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब टैक्स क्रेडिट्स में क्या है? जो टैक्स क्रेडिट होता है ये जिस तरह फॉर एग्जांपल चैरिटेबल डोनर्स के ऊपर हमारे टैक्स क्रेडिट होता है, डिडक्शन होती है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सकूक है, इस तरह लाइफ इंश्योरेंस है, इस तरह इन्वेस्टमेंट हेल्थ है। तो ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसमें लिखा होगा और उसमें मेंशन होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो कोई एक सर्टिफिकेट मेंशन करूंगा, शेयर करूंगा, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। अब आप लोग ये ज़हन में सोचते होंगे कि ये बार-बार जो है टैक्स सर्टिफिकेट का कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 1-2 शेयर करूंगा, तो उसकी आप लोगों की समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास एडजस्टेबल टैक्स है। एडजस्टेबल टैक्स में हमारी कौन सी है? ये इसको हमने कई दफ़ा किया है, कोई भी रिटर्न उठा ले तो उसमें हमने इस चीज़ को किया है। लेकिन हमारी जो सैलरी है ये पहले 4 पोर्शन में डिवाइड होता था। एक सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज जो है उसमें प्रोविंशियल, फिर गवर्नमेंट है, फिर इसके बाद कारपोरेट है और इसके बाद एक प्राइवेट एम्प्लॉइज जो थी, यानी 4 पोर्शन थे। ये 2019 के बाद उन्होंने इसको सिर्फ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, जो 149 सेक्शन के उसके में ना जो इनकी सैलरी से डिडक्शन होती है, यानी जो एडजस्टेबल टैक्स कटता है, तो वो यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको करते हैं कि हमारी जो डिडक्शन होती है 7 लाख के ऊपर वो 12,000 है। मैं सपोज कर रहा हूँ, इस तरह नहीं है कि इतना ही हो, तो वो आप
आप लोग को खुद वो मतलब मंथली जो स्लिप होते हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्कि मैं इंशाल्लाह उसको भी कैलकुलेट करके दूँगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी ये तकरीबन तकरीबन हमारी जो है बिज़नेस के साथ रिलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ भी रिलेटेड है। वो कौन-कौन सी हैं? अब यहाँ पे हम आते हैं। ये प्रॉफ़िट ऑन डेट जो है, जो हमारी जो प्रेफ़र जो हमारी प्रॉफ़िट ऑन डेट होती है ना, जो हमने पहले पढ़ा है, यानी बैंक में हमारे वो होते हैं उसकी प्रॉफ़िट के ऊपर, तो उसकी अगर कोई टैक्स एडवांस टैक्स कटा हो तो वो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको छोड़ें, ये सारे बिज़नेस के लिए यहाँ पे आ जाएँ। रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका टैक्स कट रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिखिए। बैंक से आपकी कोई डिडक्शन हुई है, यहाँ पे बैंक ट्रांज़ैक्शन आपने की है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें अगर हम देखें तो पहले इस तरह था, 50,000 के ऊपर हमारा 3% था, फाइलर के लिए 3%, नॉन फाइलर के लिए 6% था। फिर इसके बाद बैंक ट्रांज़ैक्शन करते हैं, यानी ऑनलाइन या जो भी है वो हम करते हैं, उसकी डिडक्शन होती है। इसके अलावा अगर हम कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वो करते हैं, तो इसके ऊपर हमारा टैक्स कट होता है। इसके अलावा व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ीस है, यानी गाड़ी की ट्रांसफ़र है, गाड़ी को सेल करते हैं, गाड़ी को लीज़ पे लेते हैं, और ये एटीएल, नॉन एटीएल के लिए, दोनों के लिए। इसके अलावा ये सिक्योरिटीज़ हमने रखी होती हैं। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट पब्लिक व्हीकल, अगर आपकी कोई बड़ी-सी गाड़ी है, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर ये मतलब आहिस्ता-आहिस्ता आते जाएँगे, और ये तो वैसे इतना वो नहीं होता है, यानी उसमें मैटर नहीं करती, लेकिन अगर इसको हम देख लें तो यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक आप करें। तो ये चीज़ें हमारे उसमें आती हैं, यानी हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कमर्शियल का तो नहीं होता, लेकिन डोमेस्टिक का होता है जिसमें डिडक्शन हुई होती है। इसके अलावा टेलीफ़ोन बिल तो हर घर में लगा होता है, सेल फ़ोन तो वो हर उसके पास है। उसका तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसमें ये है कि आप एफबीआर मालूमात में चले जाएँ, वहाँ पे चेक करें, तो आपका सेल फ़ोन की भी डिडक्शन हुई होती है, वो आप देख लें। उसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। उसका ये होता है कि कभी-कभार अगर आप देख लें तो आपके ऊपर टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल बनता है, यानी 1205 रुपए। तो 1205 रुपए, तो अब हम हमारा क्या होगा, इतनी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन होता ये है कि आपकी जो सेल फ़ोन यानी मोबाइल के ऊपर डिडक्शन होती है। अब हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है। कम से कम जो मंथली का जो पैकेज वो करते हैं, तो वो 1000, 2000, 3000, 4000 का करते हैं। उसपे जो डिडक्शन हुई होती है, यानी 11% के हिसाब से, तो वो अगर आप ले लें तो काफ़ी अमाउंट बनती है। तो आप उसके उसके यहाँ पे एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 0345 है, टेलीनॉर नंबर है, फिर यहाँ पे मेंशन करें कि कौन-सा है, टेलीनॉर का है। ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा इसमें लिख लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। इसको ओके करें और इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन करें। इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, प्रीपेड टेलीफ़ोन कार्ड जो है, जो हम कार्ड लेते हैं उसके ऊपर जो डिडक्शन हुई होती है, फ़ोन यूनिट्स है, ये तो ख़ैर अभी है नहीं, इंटरनेट आजकल हर घर में लगा हुआ है, तो उसमें भी डिडक्शन हुई होती है। तो उसके पास चले जाएँ, उसे कहें कि जो उसका पीडीसीएल या कोई भी है, उससे कहें कि मुझे टैक्स डिडक्शन सर्टिफ़िकेट दे, तो उसमें आपकी जो डिडक्शन हुई होती है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और बहुत एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कि जो हमारे डिडक्शन हुई होती है उसका हमें क्या फ़ायदा होता है फ्यूचर में भी। इस तरह कोई जहाज़ का टिकट लिए है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज़ की है, ट्रांसफ़र की है, इसके ऊपर जितनी भी डिडक्शन है वो आप सारी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 236 सी है, प्रॉपर्टी परचेज़्ड है एंड सोल्ड है। इसके अलावा प्रॉपर्टी परचेज़्ड पीरियड टू करंट ईयर, यानी इसमें वो टाइम्स बताएँ। पहले इसमें 4 वो होते थे कि आपने 1 साल के अंदर परचेज़ सेल की है, 2 साल के अंदर परचेज़ की, 3 साल, 4 साल, फिर 4 साल के बाद इस पे कोई टैक्स नहीं था। वो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई, वो आप लोग चेक करें। इसके अलावा हर एक की ना एक पोर्शन है, तो उसमें उसका ज़िक्र है, ठीक है? तो वो आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह बिल्डर्स डेवलपर्स के लिए अलग है, परचेज़ ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट्स, यानी हर चीज़ उसमें मेंशन्ड है। इसके बाद आते हैं, इसको छोड़े एफटीआर, एमटीआर को, ये बिज़नेस से रिलेटेड है। इसके बाद कंप्यूटेशन में आ जाएँ। कंप्यूटेशन में आपको बताते हैं कि कितनी यानी आपकी फुल कैलकुलेशन हुई होती है, किस तरह होती है। मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। ये आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है? इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख थी, 4 लाख एग्ज़ेम्प्टेड है, तो 0% हो गया, 0 आ गया हमारे पास। तो टोटल इनकम हमारे पास है 7 लाख। अगर यहाँ पे हमारी कुछ अमाउंट आती, बल्कि पहले हमने पढ़ा भी है, 3 लाख आ रही थी, यहाँ पे हमने 7 लाख की टोटल इनकम लिखी है, और 4 लाख की जो है वो हमारी एग्ज़ैम्प्ट थी। तो 3 लाख बाकी रहती थी, 3 जमा 7,
10 लाख के ऊपर हमारी कुछ वो टैक्स बन रहा था। अब ये हमारे पास आ रहा है टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे कितनी 6,05,000 है। तो अगर हम उसमें चले जाएँ डिडक्टेबल अलाउंसेस में, तो ये देखिए 6,500 बन रहा है और 6,500 हमारे डिडक्टेबल वो है अलाउंसेस है। तो ये इसमें से माइनस किए 6,95,000 आ गए। इसके अलावा ये हमारे पास आ रही है टैक्स चार्जेबल। टैक्स चार्जेबल भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सॉरी किधर गया है, जो ऑलरेडी इसमें जो टैक्स आ रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मल इनकम टैक्सेस पे 4,775 आ रहा है। तो टैक्स रिडक्शन हमने 1,205 ली है, यानी इसमें से लेस हो जाएगा ये 3,500 में से। तो ये 3,500 में से ये लेस हो गया, ऑलरेडी ये आ जाएगा और 3,500 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी जो टोटल टैक्स आ रहा है वो 12,000 का आ रहा है। 12,000 का ये अगर हम प्लस करें 6,500 प्लस 3,000 प्लस यानी ये तकरीबन 7,500 प्लस 6,000, ये 13,500 और एक 14,000। तो इस 14,000 में से लेस करेंगे 12,000 हमारा टैक्स आ रहा है और ये 8,000 हमारा रिफंड बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं कि किस तरह है, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में हम लिखते हैं जो हम रेंट दे रहे हैं, अगर कोई घर है, इसके अलावा कोई उसके रेट्स एंड टैक्सेस उसके ऊपर कट रहे हैं। यानी यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं कुछ लोग के जो टैक्सेस होते हैं सेस वगैरह के, या कुछ रेट्स होते हैं यानी आपके जो सैलरी में भी आ सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह ये अक्सर होते तो नहीं है, आप लमसम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपकी लमसम पूरे साल के कितने वो एक्सपेंसेस, यानी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मेरी ये है 5 लाख की एक्सपेंसेस है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बाकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने एफबीआर वाले भी फारग नहीं होते कि आप लोग एक-एक चीज़ देखें। अच्छा यहाँ पे पर्सनल एसेट्स लिखेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बस जल्दी से इसको हम वाइंड अप करें। अच्छा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में अगर फॉर एग्जांपल ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता जाऊँ। अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताने जा रहा था वो ये है कि अब हमारा ये रिफंड में आ रहा है, ठीक है? रिफंड में हमारा आ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं अगले साल इसको हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या है कि वो या एक एग्रीकल्चर और कमर्शियल इन चीज़ों को मिक्स अप कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखना है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई ज़मीन है, तो उसको हम लिख सकते हैं। इसमें आप इनहेरिटेड भी लिख सकते हैं, यानी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे करना है हमने। और एक बात याद रखिए, जो आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है उसकी आपने वैल्यू नहीं लिखनी है, एड्रेस लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ करते हैं कि पेशावर में है और फुल एड्रेस लिख लें। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इनहेरिटेड एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी लिख लें, बल्कि इनहेरिटेड है और 300 कनाल की मैं लिख लेता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड लिखे या जो भी लिखें। तो यहाँ पे आपने लिखा है और इसको आप यहाँ पे 0 लिख लें, ठीक है। बाकी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस कैपिटल ये बिज़नेस के लिए, इक्विपमेंट्स इसको छोड़ दें। इसके अलावा एनिमल्स इसको भी छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर आपने कहीं पे या तो बॉन्ड्स ली है, सर्टिफिकेट ली है या इंस्ट्रूमेंट से पॉलिसी वगैरह या शेयर्स हैं आपके, तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बैंक अकाउंट लिखते हैं, यानी आपका बैंक अकाउंट फॉर एग्जाम्पल जो भी है यहाँ पे लिख लेते हैं कि ABL पेशावर लिख लें, ठीक है। तो इसको ओके कर दें। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखें, मतलब जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून 2022 है या 30 जून 2021, जिस साल का आप कर रहे हैं, लेकिन आपने क्लोजिंग ईयर का बताना है। यानी फॉर एग्जाम्पल उसमें 2,000 रुपये पड़े, सॉरी 20,000 है, तो इसको मैं 20,000 करता हूँ। ये करने के बाद देखिए अगर आपकी कोई डेट है या कोई रिसीवेबल आनी है या कोई अमाउंट आनी है, कोई मतलब प्रॉफिट आना है, तो वो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किससे आपने डेबिट लिए हुए ना, उसका सीन ऐसे लिख लिया, रजिस्टर लिख लिया, जो भी है कंटेंट लिख लें। इसके बाद मोटर व्हीकल है, गाड़ी है, तो गाड़ी का भी लिख लें, गाड़ी के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें। इसके बाद कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है वो लिखें, उसकी प्राइस लिखें। इसके बाद आता है हमारे पास प्रीशियस पोजेशन जो है, यानी अक्सर लोग ये लिखते हैं उसमें वो यानी डाउरी लिखते हैं, कोई वाइफ
गोल्ड लिखते हैं, कोई क्या लिखते हैं, इसकी भी आपने इसमें मेंशन नहीं करनी है, 0 लिखना है। इसके बाद अगर हाउस होल्ड इफेक्ट है, आपकी घर की जो टोटल मतलब जो सामान है उसकी क्या वैल्यू है, आपकी पर्सनल आइटम जो है उसकी क्या वैल्यू है, कैश आपके पास कितना पड़ा है, एनी अदर एसेट्स। इसमें ये लिखा जाता है कि अगर कोई इस तरह की एसेट्स हैं जो आपका है लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है। और इसमें भी या अदर इस एसेट इस तरह भी आ सकता है इसमें कि इस लिस्ट में कोई नहीं है लेकिन आपके पास है, यानी इस तरह की गाड़ी कि आपके नाम पे तो नहीं लेकिन आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, व्हीकल भी लिख ले, कोई भी एसेट्स आपकी हो, ये उन्होंने एज ए ऑप्शन दिए हुए कि आपके पास कोई और इस तरह की एसेट हो। एसेट्स इन अदर नेम, इस तरह की कोई एसेट्स हो कि आपके यूज में हो लेकिन आपके नाम पे ना हो, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी पाकिस्तान से बाहर हो कोई, इसको भी छोड़े। और यहाँ पे अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, कोई मॉर्गेज वगैरह की लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, यानी जिसे आपने कर्जा लिया है उसका नाम लिखे और यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद रिकंसिलिएशन में आते हैं। रिकंसिलिएशन में भी कुछ इस तरह की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वैल्यूज आ रही है लेकिन ये ऑलरेडी मैंने उसमें लिखे थे तो इस वजह से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये उन्होंने प्रीवियस उससे उठाया है, जो मतलब रिटर्न समझ लें या जो भी है। अब यहाँ पे हमने लिखना है जो हमारी सैलरी बन रही है ना 7,02,000, वो हमने लिखनी है 7,02,000 की अमाउंट। तो वो हमने 7,02,000 की लिखनी है कि हमारे जो जिसमें टैक्स आ रहा है नॉर्मल इनकम है वो 7,02,000 है। इसके बाद और क्या है, ये बिजनेस में थोड़ा वो आ रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं ताकि वहाँ पे आप लोग को मसला ना हो। पता नहीं अब यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, खैर। अच्छा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी वो इनकम थी 4 लाख की, शायद आपको पता हो एग्रीकल्चर इनकम, हम उसकी अमाउंट लिखते हैं। इसके बाद इस तरह की कोई और फिक्स्ड ऑन, ये अक्सर बिजनेस के लिए होता है, इसको आप छोड़ दिया करें। इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न, इसको भी छोड़े। फॉरेन रेमिटेंसेस, बाहर से कोई रेमिटेंसेस आई हो तो वो लिख लें। इनहेरिटेंस, अगर कोई इस तरह की है प्रॉपर्टीज उसकी वैल्यू है जो इनहेरिट मतलब आपको आबा अजदाद की तरफ से मिला हो, कोई गिफ्ट मिला हो, यानी कोई अमाउंट वगैरह। लेकिन ये मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि आप लोगों ने वो गिफ्ट लिखने जो आपकी ब्लड रिलेशन से मिले हो। ये कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की उसके ऊपर जो आपका गेन बनता है वो आप लिख लीजिए। यानी फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है इस साल आपने सेल की है, उसकी वैल्यू थी 50 लाख और वो आपने 1 करोड़ में सेल की है, जो 50 लाख गेन है उसके ऊपर ये आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इनकम एट्रीब्यूट टू रिसीट्स, ये जो बिल्डर्स के लिए उनके लिए, बाकी अदर कोई है लेकिन अक्सर होता नहीं है। ये 5 लाख आपकी एक्सपेंसेस आ रही हैं। ये गिफ्ट अगर आपने किसी को दिए हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 40,000 की हमने कोई गिफ्ट दी है किसी रिश्तेदार को, अदर्स कोई भी हो सकता है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, अगर आपने कोई एक प्लॉट सेल की है जो पहले उसकी वैल्यू 50 लाख थी, अभी 30 लाख की आपने सेल की है, तो 20 लाख जो है 20 लाख आपका लॉस हो गया है, तो ये आप लिखें, ठीक है। अब ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपके पास आ रही है, ये माइनस में है। अब इसको गौर से देखें, इसको हमने जीरो करना है। जीरो कैसे करेंगे, ये जब आपके पास माइनस आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपकी जो एसेट्स है वो ज्यादा है, यानी वो इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करें और वापस आ जाएं कहाँ पे, पर्सनल एसेट्स में। पर्सनल एसेट्स में उसको कैश में लिख दें। जब आप इसको कैश में लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी ये आपकी इंक्रीज हो गई है, तो आगे आपने इसको रिकंसाइल करना, जीरो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो वो इसकी इंक्रीजमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये आपका अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो है अहम जो हमारा वो है टॉपिक है, या टॉपिक समझ ले या पॉइंट समझ ले, तो ये चीज़ें अक्सर लोग इसमें गलत होते हैं। वो कहते हैं सर ये अनरिकंसाइल्ड है, इसको हम कैसे करें, फिर एक एक चीज़ उनको बताना होता है। तो इस चीज़ को आप लोग जहन में रखें और इसी तरह रिटर्न फाइल करें। इंशाल्लाह आपको ना तो नोटिस आएगा और ना आपको कोई इसमें मसले मसाइल आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समझ ना आ गया तो वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।